हम्म क्या हो अगर आज राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे अहम हथियार कोई सुपरसोनिक मिसाइल ना हो, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक रिसर्च सेंटर में लिखी जा रही सॉफ्टवेयर कोड की एक लाइन हो। मतलब ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज के समय में यही सच्चाई है। बिल्कुल। और हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को ना एक एक सुपरमार्केट की तरह देखते हैं कि पैसे दिए और अपनी जरूरत का हथियार खरीद लिया। हाँ, एक पारंपरिक बायर सेलर वाला रिश्ता। वही तो। लेकिन आज जो रिसर्च पेपर्स और डेटा हम खंगाल रहे हैं इस गहराई से विश्लेषण में, वे एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली कहानी बयां कर रहे हैं। एकदम अलग कहानी, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही ठोस हैं। हाँ, आज हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए की इंडिया ऑयल मार्केट रिपोर्ट, इसके अलावा साइबर सुरक्षा पर कुछ नए शोध पत्र और गगनयान मिशन के तकनीकी दस्तावेजों पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारा मकसद ये समझना है कि देखिए, पश्चिमी देशों के इतने कड़े प्रतिबंधों और वैश्विक तनाव के बावजूद ये जो भारत और रूस की साझेदारी है, ये न केवल टिक रही है बल्कि एक नए रूप में ढल रही है। सही कहा। मतलब ये अब सिर्फ खरीदार विक्रेता का रिश्ता नहीं है, ये साइबर स्पेस, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सह विकास या को डेवलपमेंट में बदल चुका है। इस साझेदारी का ये नया स्वरूप वाकई कूटनीतिक इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो रिश्ता बहुत सीधा था। हाँ, कि तुम हथियार बनाओ, हम खरीदेंगे। बिल्कुल। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि जब पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, प्रतिबंधों का जाल बिछ रहा है, तब ये गठजोड़ खुद को पूरी तरह से री इन्वेंट कर रहा है। ये अब एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहां मतलब दोनों देश एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी ताकतों से ढक रहे हैं। तो आइए ना इस पूरे ढांचे को इसके सबसे बुनियादी हिस्से से डिकोड करते हैं, यानी रक्षा क्षेत्र। हाँ, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। मेरे सामने जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि भारत के सैन्य हार्डवेयर का लगभग 60% हिस्सा आज भी रूसी मूल का है। ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। लेकिन जो चीज़ मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा खींचती है वो ये है कि अब मेक इन इंडिया के तहत सिर्फ मतलब पुर्जे नहीं आ रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी तकनीक का हस्तांतरण हो रहा है। और यही वो बिंदु है जहां हमें क्यों और कैसे पर ध्यान देना चाहिए। मतलब उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित कारखाने को ही देख लीजिए। वहां AK-203 राइफल्स का निर्माण हो रहा है। और K-2260 हेलीकॉप्टर्स भी है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ लाइसेंस लेकर हथियार बनाने की बात नहीं है, ये तकनीक को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने की प्रक्रिया है। या फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उदाहरण ले लीजिए। अरे, ब्रह्मोस तो दुनिया के सबसे सफल संयुक्त उपक्रमों में से एक है। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। इसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% है और रूस की 49.5%। सिर्फ आधे प्रतिशत का अंतर। हाँ, लेकिन ये जो आधा प्रतिशत का अंतर है ना, ये बहुत मायने रखता है। इसका सीधा मतलब ये है कि निर्णय लेने का जो पड़ाव है वो भारत की ओर झुका है, खासकर जब बात इन मिसाइलों को तीसरे देशों में निर्यात करने की आती है। अच्छा, ठीक है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब ये ऐसा हो गया कि पहले हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ खाना खाते थे और अब हमने पार्टनर के साथ मिलकर उस रेस्टोरेंट के किचन का मालिकाना हक ही ले लिया है। एकदम सटीक उपमा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सफल तैनाती कर रहे हैं, वो भी अमेरिकी कैटसा प्रतिबंधों के सीधे खतरे के बावजूद। हाँ, कैटसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वही ना, अमेरिका का ये कानून उन देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है जो रूस जैसे देशों के साथ रक्षा सौदे करते हैं। तो इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रुकावटों और बैंकिंग प्रतिबंधों के बीच ये जो हमारा किचन है, ये काम कैसे कर रहा है? मतलब मशीनरी के पुर्जे और पैसा सीमाओं के पार कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब वैश्विक अर्थशास्त्र के एक बहुत ही जटिल तंत्र में छपा है। देखिए, जब रूस को स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से बाहर कर दिया गया तो डॉलर में व्यापार करना तो लगभग असंभव हो गया होगा। एकदम असंभव। तो इसका समाधान निकालने के लिए दोनों देशों ने रुपया रूबल व्यापार तंत्र को वापस से जिंदा किया। यानी जब भारत रूस से तेल या हथियार खरीदता है तो भुगतान रुपयों में किया जाता है। अच्छा, रुपयों में? हाँ, और ये पैसा भारतीय बैंकों में ही रूस के विशेष वॉस्ट्रो खातों में जमा होता है। एक मिनट, लेकिन रूस इतने सारे भारतीय रुपयों का करेगा क्या? क्योंकि हम तो उनसे बहुत कुछ खरीद रहे हैं, तेल, हथियार, लेकिन वो तो हमसे उतना सामान नहीं खरीदते। तो ये व्यापार घाटा तो बहुत बड़ी समस्या बन जाता होगा ना? बिल्कुल। ट्रेड डेफिसिट एक बड़ी चुनौती है और यहीं पर असली रणनीति काम आती है।
रूस उन जमा किए गए रुपयों का इस्तेमाल भारत में ही निवेश करने के लिए कर रहा है। मतलब वो पैसा वापस यहीं आ रहा है? जी हाँ, वे इस पैसे से भारत में ही रक्षा कारखाने लगा रहे हैं, संयुक्त उपक्रमों में पैसा लगा रहे हैं, और भारतीय बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहे हैं। अरे वाह! यानी जो पैसा भारत से हथियारों के लिए जा रहा है, वो एक तरह से घूमकर वापस भारत की ही अर्थव्यवस्था और रक्षा उत्पादन को मजबूत करने में लग रहा है। ये प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक बेहद चालाक और क्लोज्ड लूप सिस्टम है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब प्रतिबंधों का ही इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लिया। बिल्कुल। लेकिन हम ये सारे भौतिक हथियार बना तो रहे हैं, चाहे वो S-400 हो या ब्रह्मोस, पर इन्हें नियंत्रित करने वाले कमांड सेंटर तो सॉफ्टवेयर पर चलते हैं ना, है ना? हाँ, सॉफ्टवेयर ही तो दिमाग है उनका। वही, अगर वो सॉफ्टवेयर ही हैक हो जाए तो करोड़ों की मिसाइल महज एक लोहे का डिब्बा बनकर रह जाएगी। और यहीं से ये चर्चा डिजिटल युद्ध की तरफ जाती है, क्योंकि दस्तावेजों के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस डिफेंस कॉरिडोर में हथियार बन रहे हैं, वहां अब ट्रस्टेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बन रहा है। देखिए, साइबर स्पेस आज के समय का असली युद्ध क्षेत्र है। 2016 के साइबर सुरक्षा समझौते से जो नींव रखी गई थी, वो अब ब्रिक्स प्लस AI अलायंस जैसी बड़ी रणनीतियों में बदल गई है। सिर्फ सेना ही नहीं है ना, वित्तीय प्रणालियों को भी तो बचाना है। बिल्कुल, इसीलिए तो भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ रूस के बीच वित्तीय साइबर सुरक्षा समझौता हुआ है। और 2026 के शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स साइबर सिक्योरिटी अलायंस का जो प्रस्ताव है, वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकूंगी। मैं साइबर सुरक्षा पर जो शोध पत्र देख रही थी, उसमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि भारत और रूस के जो साइबर लक्ष्य है, एंड गोल्स हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अच्छा, आप उस पहलू की बात कर रही हैं। हाँ, भारत का मुख्य उद्देश्य है घरेलू लचीलापन, यानी अपने पावर ग्रिड, अस्पताल और बैंकिंग सिस्टम को चीनी या पाकिस्तानी हैकर से बचाना, अपना घर सुरक्षित करना। सही है। लेकिन दूसरी ओर रूस साइबर स्पेस का इस्तेमाल बहुत आक्रामक तरीके से करता है। उनका उद्देश्य अक्सर पश्चिमी देशों के डिजिटल बुनियादी ढांचे में घुसपैठ करना या उनके वर्चस्व को चुनौती देना होता है। ये शोध पत्रों का सबसे अहम निष्कर्ष है। दोनों के अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक रक्षात्मक खेल खेल रहा है और दूसरा मतलब पूरी तरह से आक्रामक है। तो क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? हम एक ऐसे डिजिटल हैकर के साथ तकनीकी दोस्ती कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के डिजिटल मोहल्ले में आग लगाना चाहता है, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने घर के चारों ओर एक मजबूत बाड़ बना सकें। क्या भविष्य में ये हमारी साइबर दोस्ती को तोड़ नहीं देगा? देखिए, जोखिम तो है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। शोध पत्रों में भी समझौतों के भीतर जो पारदर्शिता की कमी है, उसे एक बड़ी चिंता बताया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक चीज होती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी चीजों को अलग अलग खानों में रखना। एकदम सही। भारत को पता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए उसे उच्च स्तर की साइबर रक्षा तकनीक और AI एल्गोरिथम की जरूरत है, जो इस वक्त रूस के पास हैं। और रूस की क्या मजबूरी है? रूस को पश्चिमी देशों के बहिष्कार के कारण एक बड़े तकनीकी रूप से सक्षम और भरोसेमंद साझेदार की सख्त जरूरत है। तो जब तक दोनों के तात्कालिक हित पूरे हो रहे हैं ना, वे इस वैचारिक विरोधाभास को नजरअंदाज करते रहेंगे। भारत यहाँ अपनी रणनीतिक स्वायत्ता का बहुत ही सटीकता से उपयोग कर रहा है। और ये रणनीतिक स्वायत्ता तब और भी ज्यादा साफ दिखाई देती है जब हम ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा के बिना तो ये सब बेकार है। वही ना, इन तमाम सुपर कंप्यूटर्स, सर्वर फार्म्स और इतने विशाल रक्षा कारखानों को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली और ईंधन की जरूरत होती है। IEA की जो इंडिया ऑयल मार्केट रिपोर्ट हमारे पास है, उसके आंकड़े किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल, IEA का डेटा इस पूरी भू राजनीतिक पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुलझाता है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वैश्विक तेल मांग में जो भी वृद्धि होगी, उसका सबसे बड़ा स्रोत भारत होगा। मतलब हम सबसे ज्यादा तेल की मांग बढ़ाने वाले हैं। हाँ, हम लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त मांग की ओर बढ़ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस वृद्धि का सबसे बड़ा हिस्सा कारों में डलने वाले पेट्रोल का नहीं होगा। तो फिर किसका होगा? ये ट्रकों, उद्योगों और निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले डीजल का होगा।
मैंने रिपोर्ट में ये भी पढ़ा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ने और ऊर्जा दक्षता में सुधार के कारण करीब 480,000 बैरल प्रतिदिन तेल की बचत होगी। हाँ, ईवी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आयात पर हमारी जो निर्भरता है वो बहुत विशाल बनी रहेगी और यहीं पर एक बहुत बड़ी संरचनात्मक कमजोरी सामने आती है, हमारा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसे हम एसपीआर कहते हैं। यही वो सबसे अहम कड़ी है जिसे हमें गहराई से समझना होगा। देखिए, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व जमीन के नीचे बनी विशाल गुफाएं होती हैं जहां देश आपातकाल के लिए तेल जमा करके रखता है, ताकि अगर युद्ध हो या सप्लाई रुक जाए तो देश चलता रहे ना। बिल्कुल। लेकिन भारत का ये रिजर्व इस वक्त केवल 7 दिनों की राष्ट्रीय खपत को पूरा कर सकता है। सिर्फ 7 दिन? ये तो बहुत कम है। हालांकि अगर हम ट्रांजिट में मौजूद तेल को मिला लें, यानी जो तेल अभी जहाजों में भरकर भारत आ रहा है, तो कुल नेट इंपोर्ट कवर 66 दिनों का बैठता है। फिर भी अगर कोई बड़ा वैश्विक संकट आता है और सप्लाई चेन एक हफ्ते के लिए भी रुक जाती है तो हमारी अर्थव्यवस्था तो एक तरह से थम ही सकती है। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मैराथन धावक की तरह है जिसे लगातार एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है, और रूस वो सप्लायर है जो हमें भारी डिस्काउंट पर वो ड्रिंक दे रहा है। बहुत बढ़िया उपमा है। रूस से मिलने वाला सस्ता तेल सिर्फ एक व्यापारिक फायदा नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। अगर भारत ये सस्ता तेल ना खरीदे तो महंगाई का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम तो सीधे आसमान छूने लगेंगे। बिल्कुल। और ऊर्जा का ये गठजोड़ सिर्फ तेल के बैरलों तक ही सीमित नहीं है। हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे काम को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहे हैं ना, जहां दिसंबर 2025 में प्रस्तावित कूटनीतिक वार्ताओं का मुख्य फोकस होना है। जी हाँ, वहां रूस की तकनीक वाले VVR-1000 रिएक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये पानी से ठंडे होने वाले बेहद सुरक्षित रिएक्टर्स हैं। यूनिट 1 और 2 पहले से काम कर रही हैं और 3 से 6 बन रही हैं। मैंने ये भी पढ़ा कि भविष्य के लिए दोनों देश स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs पर भी चर्चा कर रहे हैं। SMRs ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर हो सकते हैं। इन छोटे रिएक्टर्स की खासियत यह है कि इन्हें बड़े निर्माण स्थलों पर बनाने के बजाय सीधे कारखानों में बनाकर बड़े जहां जरूरत है वहां ले जाया जा सकता है। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ एक रणनीतिक दुविधा नजर आती है। कैसी दुविधा? मतलब हम एक तरफ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ईवी के जरिए क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से छलांग लगाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें पश्चिमी देशों की तकनीक और उनका पैसा चाहिए। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ हम अल्पावधि की अपनी ऊर्जा भूख मिटाने के लिए किसी एक देश यानी रूस पर इतनी बुरी तरह निर्भर हो रहे हैं, तो क्या ये ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? इसे जुआ कहना थोड़ा सख्त होगा। ये एक बहुत ही नपातुला जोखिम है। इसे इस तरह समझिए कि पश्चिमी देश तकनीक तो देना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्तें अक्सर बहुत सख्त होती हैं और वो तकनीक का पूरा हस्तांतरण नहीं करते। हाँ, वो हमेशा कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा कूटनीतिक संतुलन है जहां भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी वर्तमान अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसे सस्ता तेल मिलता रहे और भविष्य की बेस लोड ऊर्जा जरूरतों के लिए विश्वसनीय परमाणु तकनीक भी हासिल हो जाए। ये बात समझ में आती है। तो हमने जमीन पर सीमाओं को सुरक्षित किया, साइबर स्पेस की बाड़बंदी की और देश की मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा का इंतजाम भी कर लिया। और अब बारी है इससे भी आगे जाने की। बिल्कुल, क्योंकि अब जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वो इस साझेदारी को सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों और नए समुद्री रास्तों तक ले जाते हैं। अगर कोई इतिहास के पन्ने पलटें तो 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च में सोवियत संघ ने तो हमारी मदद की थी। और वो ऐतिहासिक भरोसा आज गगनयान मिशन के रूप में फिर से सामने आ रहा है। भारत का ये पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसके लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में ही अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि रूस भारत को क्रियो मॉड्यूल के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और ज़्वेज़्दा द्वारा निर्मित विशेष स्पेस सूट दे रहा है। अब यहाँ कोई ये सोच सकता है कि मतलब आज जब भारत खुद इतने उन्नत रॉकेट बना रहा है, हम चांद पर पहुंच गए हैं, तो एक स्पेस सूट बनाने में क्या दिक्कत है? हम खुद क्यों नहीं बना लेते?
ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। लेकिन इन तकनीकी दस्तावेजों को पढ़कर समझ आता है कि स्पेस सूट सिर्फ पहनने वाले कपड़े नहीं होते, वे अपने आप में एक मिनी स्पेसशिप होते हैं जो इंसान को अंतरिक्ष के बेहद खतरनाक तापमान और रेडिएशन से बचाते हैं। बिल्कुल। इस तकनीक को शून्य से विकसित करने में दशकों का रिसर्च और करोड़ों का खर्च लगता। तो रूस के साथ ये जो साझेदारी है, ये भारत के लिए एक विशाल शॉर्टकट की तरह काम कर रही है, जिसने हमारे वर्षों के R&D समय को बचा लिया है। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। समय बचाना ही यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है। और अंतरिक्ष का ये सहयोग केवल गगनयान तक सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी सामरिक सुरक्षा से भी जुड़ा है। आप नेविगेशन सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं? जी हाँ। नेविगेशन के मामले में भारत में रूस के ग्लोनास सैटेलाइट सिस्टम का ग्राउंड स्टेशन स्थापित किया जा रहा है और रूस में भारत के नाविक सिस्टम का। इसके पीछे का कारण समझना श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है। याद है कारगिल युद्ध के समय जब भारत को अपने ही पड़ोस में दुश्मनों की सटीक लोकेशन चाहिए थी? हाँ, तब अमेरिका ने अपने जीपीएस सिस्टम का एक्सेस देने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। उस एक घटना ने भारत को ये कड़वा सबक सिखा दिया कि वो नेविगेशन के लिए किसी भी तीसरे देश पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। तो GLONASS और NAVIC का ये सहयोग उसी पश्चिमी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। और देखिए, जब आप अपना नेविगेशन मजबूत कर लेते हैं तो नए रास्ते खोजना आसान हो जाता है। यही कारण है कि चेन्नई व्लादिवोस्टॉक समुद्री गलियारा और उत्तरी समुद्री मार्ग को इतनी तेजी से विकसित किया जा रहा है, ताकि स्वेज नहर जैसे पुराने रास्तों पर निर्भरता कम हो सके। हाँ, ये नए रास्ते व्यापार के लिए एक सुरक्षित विकल्प दे रहे हैं। और इसके साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय लेन देन भी हो रहा है। वो क्या है? रूस इस समय श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहा है। उनका लेबर शॉर्टेज काफी बढ़ गया है और इस अंतर को पाटने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय कुशल श्रमिक वहां जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि मानव संसाधन का भी आदान प्रदान है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ। ये रिश्ता अब किसी सुपरमार्केट के लेन देन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये AI एल्गोरिदम, डीप स्पेस सर्वाइवल तकनीक, परमाणु ऊर्जा और रणनीतिक तेल रिजर्व का एक बहुत ही जटिल और मजबूत जाल बन चुका है। एकदम सही। और इन सब के केंद्र में जो बात श्रोताओं को याद रखनी चाहिए वो ये है कि कूटनीति के ये बड़े फैसले हवा में नहीं होते। ये सीधे तौर पर हमारे और आपके आम जनजीवन को आकार देते हैं। वो कैसे? मतलब ये साझेदारी तय कर रही है कि जब दुनिया में युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हों, तब देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे नियंत्रण में रखी जाएं। ये साझेदारी तय कर रही है कि जब कोई विदेशी हैकर बैंकिंग सिस्टम पर हमला करे तो हमारे डिजिटल खाते कितने सुरक्षित रहेंगे और हमारी राष्ट्रीय सीमाएं कितनी मजबूत होंगी। ये बहुत ही गहरी बात है और इस विस्तृत चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे विचार पर रोशनी डालना चाहती हूँ जो शायद इस पूरी कूटनीतिक शतरंज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। वो क्या है? देखिए, दशकों से हम सुनते आए हैं कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलता है, यानी किसी भी एक महाशक्ति के खेमे में शामिल न होना, नॉन अलाइनमेंट। हाँ, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि भारत एक तरफ पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक तकनीक और निवेश ला रहा है और दूसरी तरफ पश्चिमी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रूस के साथ मिलकर AI और मिसाइलें बना रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत अब गुटनिरपेक्षता को बहुत पीछे छोड़ चुका है? ये भू राजनीति का सबसे ज्वलंत सवाल है आज की तारीख में। क्या ये संभव है कि भारत खामोशी से बहुगठबंधन यानी मल्टी अलाइनमेंट का एक बिल्कुल नया ग्लोबल मॉडल तैयार कर रहा है? एक ऐसा मॉडल जहां विकासशील देशों को ये सिखाया जा रहा है कि दुनिया की महाशक्तियों के बीच किसी एक को चुनने की कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल, आप अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार एक ही समय में सभी के भागीदार बन सकते हैं। वही तो, ये कोई वैचारिक पहेली नहीं है बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक कूटनीति है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य का एक बहुत ही सटीक और उत्तेजक खाका है। इस पर आगे बहुत चर्चाएं होंगी। तो आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही। स्रोतों और डेटा के इस विशाल समंदर से हमने जो मोती निकाले हैं, उम्मीद है वे इस पूरी भू राजनीतिक तस्वीर को समझने में मददगार साबित होंगे। हमेशा सवाल पूछते रहिए और चीजों की गहराई में जाकर उनके असली मतलब को खोजते रहिए।
जुड़ने के लिए धन्यवाद।